जय हिंद दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब या तो आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या कम से कम यूपीपीसीएस के बारे में आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सुन रखा है। फिर रिपीट कर देता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि केंद्रीय स्तर पर आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा तो यूपीएससी का सेंटर के स्तर पर वैकेंसी निकालता है, जो जिसमें शामिल कौन सी भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवाएं इसमें शामिल होती हैं: आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक इसी तरह प्रत्येक राज्य का भी एक लोक सेवा आयोग होता है, जो राज्य के प्रतिष्ठित पदों पर प्रशासनिक अधिकारी है, जिसे हम पीएससी के विभिन्न राज्यों के नाम से पीएससी के नाम से जानते हैं, जैसे कि यूपी पीएससी, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ईटीसी ईटीसी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपीपीएससी द्वारा जो यूपीपीएससी इसके द्वारा जो अपर सबॉर्डिनेट के जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं, उसमें उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। क्या क्या हम देखेंगे, आइए देखते हैं। हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से पद के लिए यूपीपीसीएस भर्ती कराती है, उन पदों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, उनके लिए जो शारीरिक मापदंड हैं वो क्या हैं, एज लिमिट उनकी क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, कितने अटैम्प्ट हम दे सकते हैं, जैसे वीडियो में देखेंगे। बाद में सबसे महत्वपूर्ण, आखिर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कि आखिर जो यूपीपीएससी की पोस्ट होती हैं उनको प्राप्त करने की जो चयन प्रक्रिया है वो आखिर क्या है, और सिलेबस क्या है। तो आज इस वीडियो में हम इन 8 चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले पद की तरफ। पद एवं वेतन। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कि जब मैंने नोटिफिकेशन देखा इस वीडियो को बनाते समय, तब मैं भी ये सोच रहा था कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 पद होंगे जिनके लिए कमीशन जो लोक सेवा आयोग है वो भर्ती कराता है। लेकिन जब मैंने उनको नंबरिंग की उनकी, तब पता चला कि ये तो बहुत ज़्यादा पद हैं। आइए उनमें से देखते हैं। इनमें से कुछ आप लोगों ने सुन भी रखे होंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट या प्रभावशाली पद माने जाते हैं। इसमें पहला पद है डिप्टी कलेक्टर, जिसे हम पोस्ट बोलते हैं, एसडीएम की पोस्ट बोलते हैं जिसको। दूसरा पुलिस उपाधीक्षक, इसको हम डीएसपी बोलते हैं या डिप्टी एसपी भी बोलते हैं। तीसरा खंड विकास अधिकारी, ये बीडीओ है। बीडीओ के आप लोग ने सुना होगा 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक वो होता है ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, और ये जो बीडीओ खंड विकास अधिकारी है, दोनों में काफ़ी अंतर है। चौथा है सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, इसको एआरटीओ बोलते हैं, एआरटीओ। इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्यकर। फिर तो ऐसी ही जनरल पोस्ट हैं, आप सभी ने सुना हो, जिला गन्ना अधिकारी, कृषि सेवा अधीक्षक कारागार, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, प्रबंधक ऋण और लघु उद्योग, विपणन सर्वेक्षण लघु उद्योग, सहायक नगर आयुक्त। फिर एक इम्पोर्टेंट पोस्ट जिसके बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्ष प्रशासनिक पद, जिसे हम लोग डीआईओएस बोलते हैं, या बीएसए भी बोल देते हैं कहीं कहीं, बीएसए। सहायक निदेशक, सहायक श्रमायुक्त, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर इसको बोलते हैं। एक ये है डाइट के जो प्रवक्ता होते हैं वो भी आयोग द्वारा चुने जाते हैं। आयोग की ये अपर सबॉर्डिनेट के जो एग्ज़ाम होता है उसके माध्यम से इनका चयन होता है। आगे देखते हैं कौन से पद हैं। सांख्यिकी अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, कोषाधिकार, वाणिज्य कर अधिकारी,
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, खाद्य विपणन अधिकारी, कार्य अधिकारी, पंचायती राज, ऐसे बहुत से पद शामिल हैं। कुछ महत्वपूर्ण मैं पढ़ देता हूँ। एक है जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, एक नायब तहसीलदार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पद माना जाता है। इसमें अधिकतर प्रतियोगी जो इन्हीं पदों को चुनते हैं वरीयता के क्रम में। जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, इसके बारे में भी सुना होगा। ये छात्रवृत्ति हम लोगों को जारी करता था जब हम लोग कॉलेज के स्तर पर पढ़ाई करते थे, अभी भी करता है जो लोग कॉलेज में होंगे। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी, लेखाधिकारी, सहायक निबंधक सहकारिता, उप निबंधक, सब रजिस्ट्रार, सहायक अभियोजन अधिकारी, परिवहन, एपीओ, ये ट्रांसपोर्ट का एपीओ है, एपीओ ट्रांसपोर्ट, जिला परिवीक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, जिला प्रशासनिक अधिकारी, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, जिला युवा कल्याण प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, या आबकारी निरीक्षक, एक्साइज इंस्पेक्टर। यहाँ तक देखिए आप, अभी तक हम लोग 51 पद देख चुके हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उपकारापाल, प्राविधिक सहायक भू भौतिकी, प्राविधिक सहायक भू तत्व, व्यवस्था अधिकारी, व्यवस्थापक राज्य संपत्ति विभाग, सूचना अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, प्रबंधक खादी एवं ग्रामोद्योग, रसायनज्ञ, विशेष कार्याधिकारी कंप्यूटर, खादी एवं ग्रामोद्योग। तो कुल मिला के ये देखेंगे आप 61 से ज़्यादा पदों के लिए करता है। हालांकि एक बात और इसमें ये जानने योग्य है, ये जो 61 पद हैं ये सारे के सारे प्रतिवर्ष नहीं आते हैं। इनमें से अधिकतर पद वही आते हैं जो नोटिफिकेशन जब निकलने वाला होता है उससे पहले जिन पदों के लिए अध्याचन मिल चुका होता है लोक सेवा आयोग को। आइए आगे देखते हैं। अब दूसरा बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो ये जो पद शामिल हैं इनका वेतन क्या है, इनको क्या सैलरी मिलती है, तो हम देखेंगे। इनका जो ग्रेड पे होता है 4600 ग्रेड पे से 5400 ग्रेड पे तक इनको ग्रेड पे मिलता है। अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रेड पे है इनका, जिसमें इनका जो पे स्केल रहता है 9300 से 34,800 और 15,600 से 39,100। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, जो नायब तहसीलदार का आपका जो पद है उनका ग्रेड पे 4200 रुपये होता है। केवल नायब तहसीलदार का जो ग्रेड पे होता है वो 4200 रुपये है, बाकी सबका 4600 से 5400 के बीच होता है। यहाँ ये 4600 वाले की जो सैलरी लगभग बनेगी, एक अंदाज़ा है, क्लियर नहीं, लगभग 60,000 के आसपास बनेगी, 60,000 लगभग। और 54 वाले का लगभग 70 या 75 के आसपास आप कह सकते हैं बन जाएगी। 4200 वाले की 52-53 हज़ार के आसपास सैलरी, शुरुआती सैलरी बन जाएगी। कम ज़्यादा भी हो सकती है, ये केवल एक अनुमान है। इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे महत्वपूर्ण चीज़ को हम देखते हैं। आखिर इन पदों के लिए जो इतने प्रतिष्ठित पद हैं, शैक्षणिक अर्हता क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इन पदों के लिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ इसमें 2 प्रकार के पद होते हैं। एक सामान्य पद, जनरल क्वालिफिकेशन वाले सामान्य पद, और एक होते हैं विशेष पद। कुछ पद इसमें प्रतिवर्ष विशेष पद होते हैं, कुछ सामान्य पद होते हैं। तो जो सामान्य पद होते हैं, सामान्य पदों हेतु जो अर्हता है वो आवेदन की जो लास्ट डेट होगी, आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी, उस तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, ग्रेजुएशन की डिग्री, जो एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट होगी जिस वर्ष, तब तक आपको प्राप्त कर लेनी होगी। सिंपल मतलब ग्रेजुएशन वाले लोग भी इसमें, फाइनल ईयर वाले, अपीयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको डिग्री प्राप्त कर लेनी चाहिए आवेदन की अंतिम तिथि तक।
आइए इसमें देखते हैं कुछ जो पद विशिष्ट अर्हता वाले हैं वो कौन से पद हैं। अब जैसे कि इसमें हम देखेंगे उप निबंधक, सहायक अभियोजन अधिकारी, परिवहन। इसमें विधि स्नातक मांगा है, यानी कि लॉ ग्रेजुएट मांगा हुआ है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो BSA, सह जिला बेसिक निरीक्षक एवं समकक्षीय प्रशासनिक पद जिला प्रशासनिक अधिकारी, इनके लिए स्नातकोत्तर चाहिए आपको, PG चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चलेगी। इसके बाद जो जिला लेखा परीक्षा, उसमें आपको वाणिज्य का से स्नातक होना है, कॉमर्स से आपको कॉमर्स से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, स्नातक ग्रेजुएशन ही होना चाहिए। ठीक है। सहायक नियंत्रक विधि माप विज्ञान श्रेणी 1, सहायक नियंत्रक विधिक माप श्रेणी 2। इसमें एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि, यानी कि एक विषय के रूप साइंस में डिग्री होना चाहिए विद फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वन सब्जेक्ट। भौतिकी से मतलब है फिजिक्स और यांत्रिकी से मतलब है मैकेनिकल। आगे देखेंगे तो वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे हम कहते हैं डाइट, हर जिले में एक डाइट होता है, उसके लिए स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक होना चाहिए। इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद बीएड, एक तो आप बीएड होना चाहिए और बीएड के साथ पीजी होना चाहिए। अगर आपने बीएड किया है और सिंपल ग्रेजुएशन है तो आप नहीं इस पद के लिए योग्य हैं, या आपने सिर्फ पीजी किया, बीएड की डिग्री आपके पास नहीं है, तब भी आप इस पद के लिए योग्य नहीं हैं। फिर एक पोस्ट है केमिस्ट, रसायनज्ञ बोलते हैं, इसमें MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होनी चाहिए या एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन केमिकल एनालिसिस होना चाहिए, 3 वर्षों का आपको रासायनिक विश्लेषण का अनुभव होना चाहिए। इसमें गुणवत्ता नियंत्रण में विशेष प्रशिक्षण वालों को वरीयता मिलेगी, रासायनिक विश्लेषण में 5 वर्ष या उससे अधिक अनुभव वालों को वरीयता मिलेगी। अगली जो पोस्ट है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, इनके लिए किसी मान्यता प्राप्त सरकारी कंप्यूटर अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का पोस्ट है, अथवा गणित में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर PG चाहिए, मैथ में PG। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में 1 वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा, MS नो MSc तो नहीं कहेंगे, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा चाहिए, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। अगली जो पोस्ट है जिला गन्ना अधिकारी उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूखा विकास शाखा, इसमें कृषि से स्नातक चाहिए। अगला है श्रम प्रवर्तन अधिकारी, इसमें आपके पास अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि तथा विधि श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाज कार्य, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन में PG का डिप्लोमा होना चाहिए। या तो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य में स्नातक की उपाधि हो, या विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाज शास्त्र, समाज कार्य, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन, जो डिग्रियां दी हुई हैं इनमें, इसके बाद जो डिग्रियां दी हुई हैं उनमें PG, और इससे ऊपर वाली डिग्रियों में आपको UG की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और कौन सी पद हैं विशेष अर्हता वाले, इसमें 10वां पद है व्यवस्था अधिकारी, व्यवस्थापक राज्य संपत्ति विभाग। इसके लिए आपको कि होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग में टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा चाहिए, या होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक की उपाधि चाहिए। तो होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में या तो आपके पास डिप्लोमा हो या उसकी डिग्री हो, या तो डिप्लोमा हो या डिग्री हो। अब इसमें कुछ पद ऐसे होते हैं जिनमें केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से
सिलेक्शन होता है, जिन पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होता है। प्राविधिक सहायक, इसमें पहला प्राविधिक सहायक भूभौतिकी। इसमें भूभौतिकी जो है आपको भूभौतिकी, प्रायोगिक भूभौतिकी, भूगर्भशास्त्र या प्रायोगिक भूगर्भशास्त्र में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि चाहिए। यानी कि आपको इसमें जियोफिजिक्स, अप्लाइड जियोफिजिक्स, जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी में एटलीस्ट 50% के साथ डिग्री चाहिए। साथ ही साथ बीएससी स्तर पर भौतिक शास्त्र एवं गणित से आपने ग्रेजुएशन किया हो। तो इसमें दूसरा एक कर कॉमर्स अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि चाहिए। तो ये विशेष अर्हताओं वाले आपने पद देखे, इनके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत आपको रहती है। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखने वाली है, जब भी फॉर्म आता है तब आपको वहाँ पर जो स्पेशल पोस्ट वाले पद हैं और आपके पास अगर कोई ऐसी स्पेशल अर्हता है तो आपको स्पष्ट रूप से हाँ का विकल्प वहाँ चुनना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला स्लाइड। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है शारीरिक मापदंड। किस तरह की फिजिकल मेजरमेंट क्या हैं, अलग अलग पोस्टों के हिसाब से इसमें अलग अलग हैं। अब जैसे कि पुलिस उपाधीक्षक पद, जो डिप्टी एसपी का पद है, डीएसपी भी जिसे बोलते हैं, तो उसके लिए केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु अनारक्षित नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए 165 की हाइट चाहिए। इनका जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 84 और फुला के 89 होना चाहिए। फुला के 89, बिना फुलाए 84, 165 की हाइट। अनुसूचित जनजातियाँ में 160 आपकी हाइट होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर। सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला के 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसमें महिला अभ्यर्थियों हेतु अनारक्षित नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जातियों की महिलाएं 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। बाकी लागू नहीं होता इनके ऊपर, चेस्ट फुलाना नहीं, ज़रूरत नहीं है। एसटी अनुसूचित जनजातियों के लिए महिलाएं 147 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, बाकी उन पर लागू नहीं है। सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम वजन कम से कम 40 किलोग्राम उनका वेट होना ही होना चाहिए। दूसरी जो पद है जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 हाइट होनी चाहिए, 84 सीना, 89 फुलाने पर। महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। ऊपर जो डिप्टी एसपी में था वहाँ 152 सेंटीमीटर की हाइट थी, यहाँ 150 की हाइट है। कैंडिडेट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड मेल कैंडिडेट ऑफ कुमायूं एंड गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। कुमायूं और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड में पड़ती है, जहाँ तक मुझे पता है, वहाँ के जो मेल हैं उनके लिए, और जो एसटी के जो अनुसूचित जनजातियों के जो पुरुष हैं उनके लिए 160 की हाइट होनी चाहिए। सीना इनका भी बिना फुलाए 84 और फुलाने पर 89 होना चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल, इस पोस्ट के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कुमायूं और गढ़वाल के क्षेत्र के जो पुरुष हैं उन उनकी हाइट 163 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। चेस्ट 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और 86.3 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। विजन 6/6 का विजन होना चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर, चौथी जो स्पेशल पोस्ट है जिसमें विशेष शारीरिक मापदंड की आवश्यकता है, उसमें मेल कैंडिडेट के लिए 167 सेंटीमीटर की हाइट की आवश्यकता है। सीना बिना फुलाए 81.2 सेंटीमीटर और फुला के 86.2 सेंटीमीटर
चाहिए। फीमेल कैंडिडेट SC/ST 147 सेंटीमीटर हाइट, फॉर फीमेल कैंडिडेट अदर कैटेगरी 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। एक और जो पोस्ट है, फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी जेलर, मेल कैंडिडेट्स 168 सेंटीमीटर हाइट, 81.3 बिना फुलाए, 5 सेंटीमीटर प्लस, यानी कि 81 से 86.3 सेंटीमीटर फुला के सीना होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट, वेट 45 से 55 किलो होना चाहिए, 45 से कम नहीं, 55 से ज़्यादा नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये 58 से ज़्यादा नहीं, 45 से 58 होना चाहिए। इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, द मेजरमेंट ऑफ हाइट शैल बी एज अंडर, मेल 160 सेंटीमीटर ST अनुसूचित जनजातियों के पुरुषों के लिए, और फीमेल महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। तो ये आपने देखे अभी तक इस वीडियो में आपने देखा कि कौन कौन से पद शामिल हैं, उन पदों के लिए योग्यता क्या है, विशेष योग्यता अगर कोई है तो वो क्या है, और शारीरिक मापदंड क्या हैं अलग अलग पदों के लिए। ये कुछ और पोस्ट ऐसी हैं जिनमें विशेष शारीरिक मापदंड की आवश्यकता है, जिसमें जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, जो ST के अभ्यर्थी हैं 160 सेंटीमीटर, जो पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाले अभ्यर्थी हैं 165.6 सेंटीमीटर, बाकी जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए 167.7 सेंटीमीटर की हाइट होनी आवश्यक है। सीना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए 76.5 सेंटीमीटर से 81.3 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। 76.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 81.3 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। अन्य अभ्यर्थियों के लिए ये 78.5 सेंटीमीटर से 83.5 सेंटीमीटर है। महिला अभ्यर्थियों के लिए अनुसूचित जनजातियों ST और पहाड़ों में रहने वाले स्थायी रूप से महिलाएं जो हैं उनके लिए हाइट है 147 सेंटीमीटर है, और जो अन्य महिलाएं हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखेंगे लगभग सभी पदों के लिए एक जैसी ही फिजिकल रिक्वायरमेंट है। तो अब चौथे सेगमेंट की तरफ अब पढ़ेंगे, अपने चौथे पॉइंट की तरफ। एज लिमिट, आयु सीमा क्या है, किस एज के लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे 1 जुलाई विज्ञप्ति वर्ष, यानी कि अगर मान लो 2022 का एग्ज़ाम हो चुका है, तो अगर 2023 में अगर एग्ज़ाम आ रहा है कि नोटिफिकेशन आएगा 26 जनवरी या फरवरी में, तो 1 जुलाई 2023 तक जो आयु है वो 21 वर्ष से कम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए नोटिफिकेशन ईयर में एज में अलग अलग लोगों को कुछ रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है। आइए देखते हैं किसे क्या आयु में छूट मिली हुई है। अधिकतम आयु सीमा में छूट, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। जो दिव्यांगजन हैं, जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, उनको 15 वर्ष की छूट मिली हुई है, या अधिकतम 55 वर्ष तक की आयु के तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। 40 वर्ष सामान्य है, 55 वर्ष तक 15 वर्ष की उनको छूट मिली है, तो 55 वर्ष तक दे सकते हैं। इसी के साथ जो अगला है दूसरा नंबर, अनुसूचित जाति SC, जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, और जो वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और जो अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक या कर्मचारी जो केवल उत्तर प्रदेश के हैं, टीचर, और जो एम्प्लॉय हैं केवल UP के, उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है, 5 वर्ष।
और अधिकतम 45 वर्ष की आयु तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तीसरा, जो उत्तर प्रदेश के आपात अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी हैं या जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें सेना में उन्होंने जो सेवा की है उस अवधि प्लस 3 वर्ष की छूट दी गई है। सेना में उनकी जिस अवधि की सेवा होगी उतनी से अवधि प्लस 3 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी। यानी कि अगर किसी ने सेना में 10 वर्ष नौकरी की है तो उसे 10 + 3 13 वर्ष की छूट मिलेगी। स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ एक पॉइंट बात और ध्यान देने वाली है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इसमें कौन लोग शामिल होते हैं? इसमें केवल पुत्र पुत्री यानी कि सन, डॉटर, पौत्र में पुत्र का पुत्र ही शामिल है, एवं जो पौत्रियों में पुत्र की पुत्री एवं पुत्री की पुत्री विवाहित हो या अविवाहित दोनों ही शामिल हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के रूप में। बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। 5वें पॉइंट में आप यहाँ देखेंगे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जो हैं, जो मैरिड मेल हैं, उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं तो वो पात्र नहीं हैं, डिस्क्वालिफिकेशन है उनके लिए ये। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके भी, उन्होंने अगर किसी ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी है, वो भी पात्र नहीं है। केवल ऐसी सिचुएशन वाले लोग एक ही स्थिति में डिस्क्वालीफाई होने से बच सकते हैं अगर राज्यपाल महोदय ने उन्हें अनुमति दे दी हो। अगर किसी समाज में या समुदाय में, किसी जाति में कोई कस्टम है ऐसा जहां उन्हें परमिशन दी है एक से ज़्यादा पति या पत्नी रखने की, जीवित पति या पत्नी रखने की, तो राज्यपाल महोदय से अनुमोदित करा के वो नॉट एलिजिबल होने से बच सकते हैं। आइए महत्वपूर्ण बातों की तरफ बढ़ते हैं आगे। प्रयासों की संख्या तो ऐसी कोई निश्चित नहीं है, नॉट फिक्स्ड टिल मैक्सिमम परमिसिबल एज। जब तक आपकी जो आयु आयोग ने तय की है कि आप इस आयु तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, तब तक कितनी भी अटैम्प्ट हर वर्ष दे सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है यहाँ पर। यूपीएससी जैसे यूपीएससी में लिमिट है, लेकिन यहाँ कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण खंड की तरफ, चयन प्रक्रिया। आखिर अभी तक हमने इस एग्ज़ाम के जो प्रोसीजर है उसके बारे में जाना, क्या कौन कौन से पद शामिल हैं, क्या शारीरिक योग्यता है, क्या शैक्षणिक योग्यता है, कैसी वैवाहिक स्थिति होनी चाहिए, आदि चीज़ों के बारे में हमने जाना। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में जानेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस। आखिर इस ऐसे महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त करने का, वहाँ तक पहुँचने का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है। तो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम आयोग जो कंडक्ट कराता है, ये 3 फेज़ में कंडक्ट कराता है। इसमें सम्मिलित होती हैं पहले लेवल पर प्रारंभिक परीक्षा, दूसरे लेवल पर मुख्य परीक्षा और तीसरे लेवल पर शामिल है साक्षात्कार इंटरव्यू। इसके बाद आपका सिलेक्शन होता है और आपकी ज़िंदगी एकदम से बदल जाती है, आप ज़िले के महत्वपूर्ण पदों में एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी बन जाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रारंभिक परीक्षा में सबसे ज़्यादा कंपटीशन आप यहाँ देखने को मिलेगा। प्रतिवर्ष लगभग 6 लाख के लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें से लगभग 50% 3 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। प्रतिवर्ष 400 से 500 के बीच पोस्ट पद आते हैं। इस बार 376 के लगभग पोस्ट आए हुए थे, पिछली बार 676 थी, जिसमें से 276 के लगभग जीआईसी प्रिंसिपल की पोस्ट थी। तो इस तरह से 400 एग्जीक्यूटिव के पद थे। कुल मिला के 400 से 500 के लगभग वैकेंसी आती है। शुरुआत में अगर कम भी आती है तो प्रीलिम्स का रिजल्ट आने तक पदों की संख्या 400 के लगभग हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, मैं पदों का अगर 400 एक एवरेज मान लेता हूँ कि 400 पद आते हैं, तो इसके 15 गुना अभ्यर्थी मेंस के लिए बुलाए जाते हैं। लगभग 6000 लोग मेंस के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं। और फिर ये जो 6000 लोग जो मेंस देते हैं, इनमें से
3 गुना लोग, 3 गुना लगभग, जो पद के 3 गुना 1200 लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं। इंटरव्यू के लिए इन्हें बुलाया जाता है और फिर इन 1200 लोगों में से जितनी पोस्ट होती हैं उतने लोगों का चयन कर लिया जाता है और वो प्रदेश सरकार में जिले के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवाएं देते हैं। आइए हम देखते हैं कि आखिर प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या आता है, क्या है प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा किस प्रकार से होती है और साक्षात्कार क्या है। तो बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। तो जो प्री एग्ज़ाम है इसका, उसमें 2 पेपर होते हैं आपके। इसमें 2 पेपर होंगे। एक पेपर 1 जीएस, जिसे सामान्य अध्ययन 1 बोलेंगे, ये 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें आपके 150 प्रश्न आएंगे जिसका पूर्णांक 200 अंकों का होगा। दूसरा पेपर होगा सामान्य अध्ययन 2 नाम से, जिसे हम लोग सीसेट के नाम से भी जानते हैं। ये पेपर भी 2 घंटे का होगा और इसमें कुल 100 प्रश्न आएंगे। पूर्णांक इसका 200 अंकों का होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इसमें मेरिट बनती है मेंस की क्वालिफाई करने के लिए, वो केवल जीएस 1 के अंकों के आधार पर बनती है। आपका जो सीसेट का पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, ओनली क्वालिफाई आप लोगों को करना है। 33 मार्क्स इसमें से लाने हैं। लगभग 100 क्वेश्चन में से आपको 33 क्वेश्चन इसमें प्रश्न लगभग सही करने हैं। लगभग 67 प्रश्न मार्क्स इसमें आपको लेके आने हैं। तो आप पास माने जाएंगे। और एक बात और ध्यान देंगे यहाँ पर, आपका जीएस 1 का पेपर तभी चेक होगा जब आप जीएस 2 यानी कि सीसेट में मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स यानी 33% अंक मार्क्स ले आएंगे। अगर आप इससे कम अंक लाते हैं तो आपका जीएस 1 का पेपर चेक नहीं होगा। तो ये आपका प्री का पैटर्न है। आइए प्री के बारे में कुछ बातें और जानते हैं। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं, अगर आपने 3 प्रश्न गलत किए हैं, 3 प्रश्न अगर आपने, तो आपका एक सही प्रश्न गलत हो जाए, काट दिया जाएगा। हर 3 गलत प्रश्नों के लिए आपका एक सही प्रश्न चला जाएगा। दूसरी बात, सीसेट हमने जान लिया है, केवल अर्ह के 33% इसमें मार्क्स लाने हैं। और जो तीसरी बात है, आपका जो ओएमआर आएगा प्री के एग्ज़ाम में, जिसमें आपको बबल्स भरने होते हैं, गोला जिसे हम कहते हैं, गोले काले करने होते हैं, उसके लिए आप केवल काले बॉल पॉइंट का प्रयोग करेंगे, जेल का प्रयोग नहीं करेंगे, अलाउड नहीं है। और नीला पेन है, कोई और नहीं लिखा होता है, काले बॉल पॉइंट का ही प्रयोग करेंगे। तो ये थी, हमने प्री के बारे में बात की। अब बात करते हैं हम मेंस के बारे में। मेंस में आखिर कितने पेपर होते हैं, क्या उसका पैटर्न है। मेंस की परीक्षा जो आपकी होती है, मेंस में आपके कुल 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर होते हैं और ये कुल 1500 नंबर के होता है। मेंस आपका 1500 मार्क्स का होता है, इसी में से मेरिट बनती है। अब ये 8 पेपर और 1500 मार्क्स ये कैसे होते हैं, आइए हम देखते हैं। इसमें आपका जो पहला पेपर होगा वो होगा सामान्य हिंदी का। हिंदी का जो प्रश्न पत्र होता है वो आपका 3 घंटे का पेपर होगा और पूर्णांक 150 नंबर का उसका होगा। आपका जो प्रश्न पत्र 2 होगा वो निबंध का होगा, ये भी 3 घंटे का होगा और इसका भी 150 अंकों का होगा पूर्णांक। पेपर 1 और पेपर 2 एक दिन में ही होंगे। बेसिकली मुख्य परीक्षा जो है, इसमें एक दिन में 2 पेपर होते हैं।
एक दिन 2 पेपर। एक फर्स्ट मीटिंग है सुबह की मीटिंग में 9:30 से 12:30, और एक शाम की मीटिंग में शाम को 2 बजे से 5 बजे तक। तो एक दिन में 2 पेपर होते हैं। तो पहले दिन आपका सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर होगा, 150 नंबर के पेपर होंगे। तो इस तरह से ये 300 नंबर के ये पेपर हो जाएंगे आपके दोनों। फिर आते हैं अगले नेक्स्ट डे, दूसरे दिन आपका सामान्य दिन 1, GS1 और GS2 का पेपर होगा। ये दोनों पेपर 3-3 घंटे में होंगे आपके, और इनका पूर्णांक जो होगा वो 200 मार्क्स होंगे, 200 मार्क्स के ये पेपर होंगे। फिर जो तीसरे दिन पेपर होंगे वो आपके सामान्य दिन 3, GS3 और GS4 होंगे। ये भी 3-3 घंटे के पेपर होंगे, पेपर सारे 3-3 घंटे के होंगे। पूर्णांक 200 नंबर होगा प्रत्येक पेपर का। GS3 और GS4 के प्रश्न पत्र आपका जो 7 और 8वां होता है वो आपके वैकल्पिक विषयों के पेपर होते हैं। वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 और ऑप्शनल सब्जेक्ट 2। अब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, आपको UPPCS एक सब्जेक्ट्स की लिस्ट प्रोवाइड कराता है। इसमें कला वर्ग और विज्ञान वर्ग के विषय, विभिन्न विषय शामिल होते हैं। उनमें से आपको कोई एक विषय चुनना होता है ऑप्शनल के रूप में। उसके 2 पेपर होते हैं, 3 घंटे का दोनों प्रत्येक पेपर होता है। प्रत्येक का पूर्णांक भी 200 नंबर का होता है। इस तरह 150 नंबर की हिंदी, 150 नंबर का निबंध, और GS के जो 4 पेपर हैं वो 200-200 नंबर के, और 200 नंबर के 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये 300 प्लस 800 प्लस 400, ये इस तरह से 1500 नंबर का आपका कुल मिलाकर मेंस का एग्ज़ाम का पूर्णांक होता है। 1500 नंबर में से आपकी मेरिट बनती है। आगे देखते हैं मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ विशेष तथ्य। प्रश्न पत्र जो आपका आता है वो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में आता है। क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। आपको एक कॉपी दी जाएगी, आपको एक कॉपी मिलेगी इस तरह की, कुछ अंदर से रहेगी इस तरह। उसमें ऊपर प्रश्न टाइप रहेगा हिंदी और इंग्लिश में, 2 लैंग्वेज में। नीचे की जो जगह खाली रहेगी यहाँ आपको अपना आंसर लिखना है। तो आप आंसर 3 लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एक तो हिंदी में देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए, अंग्रेजी में रोमन लिपि, उर्दू फारसी लिपि का प्रयोग करते हुए, इन 3 लैंग्वेज में आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो एक लैंग्वेज अगर आप किसी प्रश्न के उत्तर में लिख रहे हैं तो आपको पूरा पेपर, पूरी कॉपी उसी लैंग्वेज में लिखनी है। ऐसा नहीं कि आपने एक प्रश्न हिंदी में कर दिया, एक प्रश्न अंग्रेजी में कर दिया, एक उर्दू में कर दिया। तो ऐसा नहीं है। अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो आपको पूरा प्रश्न पत्र हल हिंदी में करना होगा। अगर अंग्रेजी में कर रहे हैं तो अंग्रेजी में करना होगा। अगर आप उर्दू ने आपने चुनी है तो उर्दू में करना रहेगा। इसी के साथ एक विशेष ध्यान देने वाली बात, अभी मैंने जो बताया आपको, मेंस की जो आपकी कॉपी रहेगी कुछ इस तरह से रहेगी, इस तरह से बटी हुई रहेगी। इसमें प्रश्न लिखा रहेगा, यहाँ आपको उत्तर लिखना, आंसर। आपको इन सब जगहों को खाली छोड़ना है, इनमें कुछ भी नहीं लिखना है। कहीं भी निर्धारित जगह जो आपको दी हुई होगी प्रश्न पत्र में या उत्तर पुस्तिका में, उसके अलावा कहीं भी अनुक्रमांक अपना रोल नंबर नहीं लिखना है। अगर आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। आपका जो राइटिंग है वो पढ़ने लायक होनी चाहिए, अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, अपठनीय नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तब भी आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। और अगर आप कहीं भी अगर उत्तर पुस्तिका में अपना नाम लिखते हैं तो आपको अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा, यानी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप लोगों को अगर याद होगा, अखबारों में जब बोर्ड की कॉपियाँ चेक होती हैं तो अखबारों में खबरें छपती हैं कि किसी में पास करने की रिक्वेस्ट लिखी गई है, किसी में लिखा गया है कि सर पास कर दीजिएगा नहीं तो शादी नहीं हो पाएगी। कुछ लोग कहते हैं आगे पढ़ाई जारी नहीं रह पाएगी। कुछ तो यहाँ तक करते हैं कि उत्तर पुस्तिकाओं में कुछ रुपए रख देते हैं, 100, 500 इस तरह से,
ताकि पास कर दिया जाए। यहाँ पे आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा अगर आप कुछ करेंगे तो आपको अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा, यानी आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा एग्ज़ाम से। अब आगे देखते हैं कि क्या प्रारंभिक परीक्षा, प्री और मेंस में कोई न्यूनतम मार्क्स रिक्वायर्ड हैं कि आप कितने नंबर कम से कम आपको लाने हैं। तो जो एससी और जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 35% मार्क्स अनिवार्य हैं लाने, यानी कि अगर कोई 200 नंबर का एग्ज़ाम है तो 200 में से 70 नंबर उनको लाना अनिवार्य है और प्री में। और मेंस में यहाँ देखेंगे जो सी सेट का एग्ज़ाम है उसमें अलग से लिखा हुआ है, वो और एक्सेप्शन है, सी सेट उसमें अलग से दे रखा है 33% मार्क्स लाने हैं। इसी के साथ 1500 नंबर का जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें अगर आपको 35 नंबर लाने हैं तो ये आपको 525 नंबर लगभग हो गए हैं, लगभग आपको 525 नंबर लाने होंगे। इसी के साथ जो अन्य श्रेणियाँ हैं, मतलब जो जनरल के लोग हैं, जनरल और जो ओबीसी के लोग हैं, ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले जो लोग हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया 40% का है, यानी कि उनको प्री में 200 में से 80 मार्क्स और मेंस में 1500 में से कम 600 मार्क्स लाने ही लाने हैं, अन्यथा उनको अनर्ह माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। मेरिट जारी होने के बाद जो लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं उन्हें एक व्यक्तित्व परीक्षण या कहें पर्सनालिटी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। ये 100 अंकों का होता है। फिर इस तरह से कुल मिला के मेंस के 1500 मार्क्स और इंटरव्यू के 100 मार्क्स, इस तरह से 1600 नंबर में से फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार होती है और ये लोग विभिन्न जो पद नोटिफिकेशन में दिए गए हैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग उन पदों पे चयनित माने जाते हैं। 1600 अंकों में से इनकी फाइनल मेरिट तैयार होती है। आइए अब आके देखते हैं विशेष चीज़। हमने देखा परीक्षा का पैटर्न क्या है, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने समय के होते हैं। अब सवाल है कि उन पेपरों में आता क्या है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्री की, प्रारंभिक परीक्षा की। प्रारंभिक परीक्षा का जो पहला प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन वन, जिससे के आधार पर मेरिट बनती है, उसमें बेसिकली आप यहाँ देखेंगे सिलेबस यहाँ लिखा हुआ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि हिस्ट्री, इसमें आपकी एंशियंट हिस्ट्री शामिल है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, फिर इंडियन मिडाइवल हिस्ट्री और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री इसमें सम्मिलित है। फिर आता है भारत एवं विश्व का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, बर्ड ज्योग्राफी, इंडियन एंड बर्ड फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। चौथा है भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार मुद्दे, राइट्स इश्यूज आदि। पांचवा आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी अंतर्विष्ट, जन सांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधित सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु विषय विशेषज्ञता की जरूरत नहीं, और सामान्य विज्ञान। कुल मिला के अगर हम देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में आपके जो मुख्य सब्जेक्ट हैं वो आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी
फिर आपका साइंस एंड टेक, फिर इन्वायरमेंट, सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, बाद में बचता है मिसलेनियस। इसमें शामिल है यूपी से रिलेटेड कुछ प्रश्न, कुछ पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रश्न, ऐसे कुछ प्रश्न इसमें शामिल हैं जो मिसलेनियस किसी टॉपिक में कवर नहीं हो पा रहे वो इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से बेसिकली इन 8 सब्जेक्ट्स को, ये टॉपिक्स को ये कवर करता है आपका प्री। अब देखते हैं जीएस के पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में क्या पूछा जाता है? पेपर 2 में कॉम्प्रिहेंशन, अंतर्वैयक्तिक क्षमता, तार्किक विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता, सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित, सामान्य अंग्रेजी, कुल मिला के इसमें आपके सबसे पहले हिंदी आती है, हिंदी पूछी जाती है। फिर हिंदी में पैराग्राफ आएगा आपका, पूछा जाएगा, उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना होगा। फिर बेसिक इंग्लिश पूछी जाएगी, फिर इंग्लिश के आधार पर पैराग्राफ होगा, उसके आंसर देने पड़ेंगे। फिर इनके बाद आपका नंबर आएगा कम्युनिकेशन का। इसके बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ईटीसी। फिर आएगी रीजनिंग आएगी आपकी, और फिर आपका आएगा बेसिक मैथ। तो ये आपका सिलेबस रहेगा सीसेट का। ये आपको ध्यान रखना है, क्वालिफाइंग है केवल, 33% अंक आपको इसमें लाने हैं। ये इंग्लिश में सिलेबस आप इसे देख सकते हैं। अब चलते हैं मुख्य परीक्षा की तरफ, देखते हैं। मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र हमने देखा कि 150 नंबर का आता है। ये 2 पार्ट में आता है, एक खंड एक आ, खंड बा। खंड आ 80 नंबर का होता है, खंड बा 70 नंबर का होता है। इसमें दिए हुए गद्य खंड का बोध एवं प्रश्न उत्तर आपको करना होता है, 30 नंबर का होता है। संक्षेपण आपको करना होता है दिए गए पैरा गद्यांश का, 30 नंबर का होता है। सरकारी, अर्ध सरकारी, पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, ये आपको बेसिकली 2 पत्र लिखने होते हैं। 10-10 नंबर के दोनों होते हैं, 10 + 10, इस तरह से 20 नंबर का होते हैं। तो ये 30-30, 60 और 20-80 नंबर का ये आपका पहला खंड खत्म हो जाता है। फिर ये नीचे के खंड बा में आते हैं। शब्द ज्ञान एवं प्रयोग 10 नंबर के आते हैं। उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग, ये भी 10 नंबर के आते हैं। विलोम शब्द 10 नंबर के। वाक्यांश के लिए एक शब्द 10 नंबर। वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि 10 नंबर। लोकोक्ति एवं मुहावरे ये 2 नंबर का है, ये 20 नंबर के आते हैं टोटल। इस तरह से 30 और 40, 70, ये 70 नंबर का आपका पार्ट भी आता है। इस तरह से 70, 150 नंबर का हिंदी का प्रश्न पत्र आपका आता है। 3 घंटे का आपको समय मिलता है। बढ़ते हैं प्रश्न पत्र 2 की तरफ। प्रश्न पत्र 2 हमने देखा, प्रश्न पत्र 2 भी 150 नंबर का आता है। ये 3 खंडों में विभाजित होता है, खंड का, खंड खा, खंड का। खंड का में आपको, और खंड तीनों ही खंडों से आपको प्रत्येक खंड से एक निबंध, एक ऐसे प्रत्येक पार्ट से आपको करना होता है। पहले पार्ट में साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में से कोई एक निबंध आपको चुनना होता है। दूसरे पार्ट में विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग एवं व्यापार से रिलेटेड मुद्दों पर एक ऐसे होता है। तीसरे क्षेत्र पार्ट में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, राष्ट्रीय विकास योजना एवं परियोजनाएं, इनसे संबंधित विषयों पर आपको एक ऐसे लिखना होता है। इस तरह आपके प्रत्येक खंड से एक एक ऐसे लिखने, तीनों ऐसे आपको 50-50 नंबर के लिखने होते हैं। 150 नंबर आपको मिलते हैं। 3 घंटे का समय होता है आपके पास। बढ़ते हैं पेपर 3 और सामान्य अध्ययन 1 की तरफ। GS1। GS1 में आपका भारतीय विरासत और संस्कृति, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन आधुनिक भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, ये आपकी हिस्ट्री एंड कल्चर हो गया। विश्व का भूगोल, भारतीय भूगोल और भारतीय समाज, ये मेन टॉपिक्स हैं। इनका जो डिटेल सिलेबस है वो नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ, जो आयोग का नोटिफिकेशन
में यही सिलेबस दिया हुआ होता है, जैसे आप देख सकते हैं। ये सिलेबस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिलेबस किसी भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट को पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। डायरेक्ट, क्योंकि कभी कभार डायरेक्ट, कभी कभार क्या, ज़्यादातर इसमें से डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं। जैसे महिलाओं की समाज और महिला संगठनों में भूमिका, आगे लगा दिया, क्या है, हो गया, प्रश्न हो गया आपका तैयार। लिखिए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से का अभिप्राय क्या है, क्या लगा दिया, आपका प्रश्न तैयार हो गया। सिलेबस से सीधे प्रश्न आ जाते हैं, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स को तो, या उसका डिटेल सिलेबस है। अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन 2, आपका पेपर 4 GS2। ये 4 टॉपिक इसमें शामिल हैं। राज्य व्यवस्था, ये पॉलिटी, शासन गवर्नेंस, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन। ये 4 टॉपिक इसमें शामिल हैं। ये प्रश्न पत्र भी 200 नंबर का होता है, 3 घंटे का होता है। इसका डिटेल सिलेबस भी नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है। इसमें ये 23 प्रश्न, 23 पॉइंट्स का सिलेबस ये डिटेल दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे GS3 क्वेश्चन पेपर 5 की तरफ। GS3 में आपके जो मुख्य विषय शामिल है वो हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, कृषि एग्रीकल्चर, पर्यावरण पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सुरक्षा मुद्दे सिक्योरिटी इशूज। तो इस तरह से ये मुख्य विषय हैं। इनका जो डिटेल सिलेबस है जो अगले नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है, इसे आप ये देख सकते हैं। इनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि चलो इसको कैसे तैयार करना है, इसकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कहाँ से हम ये पढ़ें। अब हम जानते हैं पेपर 6 GS स्टडी जनरल स्टडी 4 के बारे में। चौथा पेपर जो आपका GS का होता है वो होता है एथिक्स का, नैतिक, सत्यनिष्ठा और योग्यता। इसे एथिक्स बोलते हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये भी 200 नंबर का पेपर है आपका, 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। अब पढ़ते हैं आगे, इसका डिटेल सिलेबस ये लिखा हुआ है, इसे आप देख लेंगे। अब पेपर 7 और 8 जो कि होंगे आपके वैकल्पिक विषय 1 एवं 2। इसमें अभ्यर्थी, अलग अलग अभ्यर्थी जो अपना अपना विषय ऑप्शनल के रूप में चुनते हैं, उनको उन्हीं सब्जेक्ट से 2 पेपर देने होते हैं, एक पेपर 1 पेपर 2। प्रत्येक पेपर इसमें भी 200 नंबर का होता है और 3-3 घंटे का प्रत्येक प्रश्न पत्र होता है। अब आइए देख लेते हैं कि आखिर किन विषयों में से हम ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। तो आयोग ने इन 29 विषयों को आपको दिया हुआ, इनमें से आप किसी भी एक विषय को अपने एज ऑप्शनल के रूप में चुन सकते हैं। इसमें कला वर्ग और विज्ञान वर्ग दोनों ही वर्गों के सब्जेक्ट शामिल हैं। जो मुख्य सब्जेक्ट्स हैं आप देखेंगे, कृषि, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूविज्ञान, मनोविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विधि, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, सांख्यिकी, प्रबंधन, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इतिहास, नृविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, जहाँ तक मुझे लगता है कहते हैं नृविज्ञान, सिविल, यांत्रिकी, विद्युत इंजीनियरिंग, यानी कि 3 इंजीनियरिंग की ब्रांचें हैं, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। और ये साहित्य के पेपर होते हैं, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत साहित्य, वाणिज्य एवं लेखांकन, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और चिकित्सा विज्ञान। इस तरह से ये 29 सब्जेक्ट्स जो अलग अलग दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं अपने ऑप्शनल के रूप में। इंग्लिश में दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो आइए अब भी इस वीडियो को हम समराइज करते हैं। अब देखते हैं कि हमने अभी तक क्या जाना। इस वीडियो में हमने देखा UPPCS यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराने वाली अपर सबॉर्डिनेट की जो एग्ज़ाम है उसके बारे में हमने सारी जानकारी देखी। इस वीडियो में हमने ये देखा कि इसमें कौन कौन से पद शामिल हैं। हमने देखा कि इसका लगभग 61 से ज़्यादा पद इसमें शामिल हैं। इनका वेतन क्या है, हमने देखा कि इनका वेतन जो है
4600 से 5400 ग्रेड पे के बीच में है। इसी के साथ एक एक्सेप्शन भी था जो हमने देखा, नायब तहसीलदार का था। नायब तहसीलदार जिसका ग्रेड पे 4200 रुपये था। इसी के साथ हमने देखा कि क्वालिफ़िकेशन क्या है। हमने देखा कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि तक कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कुछ स्पेशल क्वालिफ़िकेशन वाली पोस्ट हमने देखी, उनके लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई थी वो हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कि कुछ पोस्टें हैं उनके लिए शारीरिक मापदंड, स्पेशल हाइट शारीरिक मापदंड चाहिए। जैसे किसी में 165 हाइट चाहिए पुरुषों के लिए, 152 महिलाओं के लिए चाहिए। किसी में चेस्ट फुला के 84 चाहिए, किसी में 89 बिना फुला के 84, फुलाने के बाद 89 चाहिए, किसी में 79 84 चाहिए। इस तरह हमने अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग जो स्पेशल रिक्वायरमेंट थी वो हमने देखी। इसी के साथ हमने देखा कि मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या हो, कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। 21 से 40 वर्ष के विद्यार्थी आयु तक के लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसी के साथ हमने ये भी देखा कि कुछ एज रिलैक्सन दी हुई है, जैसे जो दिव्यांगजन हैं उनको 15 वर्ष या 55 वर्ष की आयु तक छूट दी गई है। उसके बाद जो SC ST OBC प्लेयर्स, टीचर्स, उत्तर प्रदेश के कर्मचारी जो हैं उनको 5 वर्ष की या 45 वर्ष की आयु तक छूट दी गई है। इसी के साथ हमने देखा जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में है, जो सेना में आपातकालीन सेवा में हैं विभिन्न प्रकार की, उनको सेना में की गई सेवा प्लस 3 वर्ष की छूट दी गई है। उसके साथ हमने ये देखा कि ऐसे लोग इसके लिए पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं है जिनकी एक से ज़्यादा जीवित पति हैं या एक से ज़्यादा जीवित पत्नियां हैं, वो लोग क्वालिफाई। इसके बाद हमने देखा नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कितने हैं, तो इसमें कोई नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं आपके पास। आप अपनी परमिशनल एज तक अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स दे सकते हैं, अटैम्प्ट्स की कोई संख्या फिक्स नहीं है। फिर हमने इसकी चयन प्रक्रिया देखी। चयन प्रक्रिया में हमने देखा कि इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू होता है। प्री में 2 पेपर होते हैं, GS1 GS2। GS2 का आपका क्वालिफाइंग होता है, ओनली क्वालिफाइंग होता है, 33% नंबर इसमें लाना अनिवार्य है। GS1 से आपकी मेरिट बनती है। ये 2 घंटे के दोनों पेपर होते हैं, ये भी 2 घंटे का होता है। GS2 ये इसमें 100 प्रश्न आते हैं, ये 200 नंबर का होता है। इसमें आपके 150 प्रश्न आते हैं और ये 200 नंबर का प्रश्न होता है। मेरिट आपकी इसी के आधार पर बनती है। विगत वर्षों के आधार पर अगर आप नेट नेगेटिव मार्किंग के बाद 90+ क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं होते हैं, क्योंकि इसकी कट ऑफ 90 प्रश्नों के आसपास ही जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको हटा देता हूँ। 2021 का तो अभी रिजल्ट आया नहीं है, मार्कशीट। 2020 की जो कट ऑफ थी 110 नंबर, 2019 की जो कट ऑफ गई हुई थी वो 117 नंबर गई हुई थी। तो यही आपके लगभग यहाँ से 87 प्रश्न, यहाँ से लगभग 82 प्रश्न बनते हैं। लगभग, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, ये लगभग मैं बोल रहा हूँ, प्रश्न बनते हैं। तो अगर आप 90+ प्रश्न करते हैं, ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी के तो अपने 2-3 प्रश्न कम ज़्यादा के अकॉर्डिंग कम ही रहेंगे, ज़्यादा तो नहीं रहेंगे। वो देख सकते हैं जनरल OBC की EWS लगभग सेम ही जाती है, बाकी के 3-4 प्रश्न कम हो सकते हैं। तो अगर आप 90+ प्रश्न सही करते हैं तो आप एक सेफ जोन में रहेंगे। आगे
ये तो बात की हमने प्री की, अब हम बात करते हैं मेंस की। हमने देखा मेंस में कुल 8 पेपर होते हैं। पहला पेपर हिंदी, दूसरा ऐसे, पेपर 3 से पेपर 6 तक, GS 1 से लेकर GS 1 2 3 4, GS 4। पेपर 7 और 8 आपके जो ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल का 1, पेपर 1 एंड 2 होता है। हमने देखा हिंदी 150 नंबर का आपका प्रश्न होता है, ऐसे आपका एक 150 नंबर का होगा, 150 मार्क्स का, 3-3 घंटे के पेपर, सारे 3-3 घंटे के होंगे। आपके GS के पेपर ये 200 नंबर के होंगे, 3 घंटे। और आपका ऑप्शनल भी 200 नंबर के होंगे, 3 घंटे। तो ये सभी कुल मिला के आपकी 1500 नंबर के मेंस का एग्ज़ाम होता है। इसके आधार पर आपकी मेरिट बनती है। हमने देखा हिंदी में 2 खंडों में प्रश्न पत्र डिवाइड होता है, एक 80 नंबर पार्ट ए, 70 नंबर पार्ट बी। हम ऐसे में 3 पार्ट में होते हैं, 3 में से आपको हर एक पार्ट से एक एक ऐसे करना होता है। 50-50 नंबर का हर एक ऐसे होता है। GS 1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है, हटा देते हैं। GS 1 में हम हिस्ट्री ज्योग्राफी सोसाइटी शामिल होती है। GS 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस ये शामिल होते हैं मुख्य रूप से। GS 3 में इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट ETC शामिल होते हैं। GS 4 में एथिक्स होता है। ये आपका एथिक्स का पेपर है। और ऑप्शनल आप लोगों ने जानते ही हैं, ऑप्शनल जो आप लोग विषय चुनते हैं उसमें से पेपर होता है। फिर आपका जो मेंस क्वालिफाई करते हैं जो लोग, इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, उनका इंटरव्यू होता है 100 नंबर का। आपका इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का। इस तरह से 1500 मार्क्स का मेंस प्लस 100 मार्क्स का इंटरव्यू, 1600 मार्क्स में से आपका एक फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है। जो लोग चयनित होते हैं वो सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए प्रशासनिक पदों पर, जो विभिन्न महत्वपूर्ण पद हैं उन पे कार्य करते हैं। इसी के साथ अंत में मैं आपको कहना चाहूँगा, आपकी सहायता के लिए आप लोग इस PPT की PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके स्टूडेंट्स भैया से जुड़ सकते हैं। और UP PCS की तैयारी से संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID नीचे दी हुई है, studentsbhaiya@gmail.com। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, कैसे तैयारी शुरू करें और कैसे कंटिन्यूटी बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद।